Assalamu alaikum. What we did in the last session was that we discussed those issues that became a point of concern for the social scientists regarding the effect of mass media. We discussed those issues in which few social scientists said that mass media has a limited effect, and there were other social scientists who said that mass media has a powerful effect. And those who said that mass media has powerful effect, they were basically concerned with the criminal or the growing delinquent behavior in the children. जो लोग ये कह रहे थे कि mass media का powerful effect है, असल में उनकी concern बच्चों में बढ़ते हुए criminal और violent behavior था. और they were saying that mass media is directly responsible for bringing out this violent behavior in the children. And to prove this particular thing, they took help from psychologists and the theories that were propounded by the psychologists. And these theories dealt with the learning behavior of human beings. और जो दो theories हमने last session में discuss की, एक theory थी social learning theory और दूसरी थी social cognitive theory. हमने social learning theory को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया और उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की, और वो है आइडेंटिफिकेशन और इमिटेशन. इस थ्योरी के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन है उसमें ये था कि किस तरह से जो यूथ है वो डायरेक्टली किसी कैरेक्टर को इमिटेट करती है, या जो चीज़ देखती है उसको डायरेक्टली जब इमिटेट करती है तो किस तरह से उसका लर्निंग बिहेवियर होता है. और दूसरा जो हमने उसके साथ जो कॉन्सेप्ट था वो आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. और आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ड्रामेटिक नहीं है जितना का इमिटेशन का इफेक्ट है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा लास्टिंग है. और उसमें ये रोल मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कि किस तरह से अगर कोई कैरेक्टर होता है तो उसके साथ जो व्यूअर है या जो बच्चे हैं वो उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू रोल मॉडल दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. Along with this thing, we discussed that this particular theory, when it was related with mass media, the focus was on stimulus and response. यानी कि इस थ्योरी को जब mass media effect के साथ अप्लाई किया गया तो ये इस तरह से इसको समझा गया कि mass media जो है वो एक स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, और जो उसको देखने वाले हैं या जो एक्सपोज होते हैं उनके ऊपर वो एक फौरन एक रिस्पॉन्स लेते हैं. और वो जब उस रिस्पॉन्स की लाइट में जो उनका बिहेवियर होता है, अगर वो रिवॉर्ड हो जाए तो वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है, और या फिर अगर वो पनिशमेंट उसको मिलती है तो उससे भी एक बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है. यानी कोई भी कैरेक्टर जिसके साथ देखने वाला अपने आप को आइडेंटिफाई करे या उसको इमिटेट करे, उस कैरेक्टर उस बिहेवियर के बाद जो भी उसको पनिशमेंट या जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, दैट रीइंफोर्सेस द लर्निंग बिहेवियर इन द व्यूअर और इन द ऑडियंस. सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में फिर हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन थॉट को और ह्यूमन एक्शन को. अब वो जो 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे वो ये थे कि एक बिहेवियर, एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें कि उनकी बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ को हमने डिस्कस किया था, और तीसरा हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस किया था कि किस तरह से ये तीनों चीज़ें जो है वो ह्यूमन लर्निंग के ऊपर असरअंदाज होती हैं. और ये तीनों चीज़ें आपस में भी इंटरलिंक्ड हैं, अब वो इंडिपेंडेंटली भी ह्यूमन लर्निंग के ऊपर असरअंदाज होती हैं. इससे पहले कि हम बंडोरा की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करें, हमने ये भी देखना है कि ये बंडोरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमें क्यों समझनी चाहिए. जब हम इसको समझेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम मीडिया का जो इफेक्ट है, जो मीडिया के अंदर जो वायलेंस है उसका जो इफेक्ट है वो लोगों पर किस तरह से होता है, हम ये समझने के काबिल हो सकते हैं. फिर हमें जो मीडिया के अंदर जो एक्सप्लिसिट सेक्सुअल मटेरियल है वो किस तरह से लोगों पे असरअंदाज होता है वो हमें समझ में आएगा. फिर इसी तरह से मीडिया के जो प्रो सोशल या जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसको समझना, या मीडिया के जो एंटी सोशल या जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं लोगों के ऊपर, उसको भी समझने में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमारी हेल्प करेगी. सिमिलरली जो कल्टीवेशन का इफेक्ट है, जिसके कल्टीवेशन का है किस तरह से ग्रेजुअली एक पर्टिकुलर आइडिया या पर्टिकुलर थॉट अबाउट समथिंग जो है वो, या पर्टिकुलर व्यू अबाउट समथिंग जो है वो हमारे जहन में किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता
आ जाता है और फिर उसके बाद फिर हम उसी को रियलिटी किस तरह समझना शुरू कर देते हैं। ये हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। In our last session, we ended on this note that there are 4 unique human qualities that differentiate human beings from other beings. And these 4 unique characteristics of human beings are responsible for the learning behavior of human beings, or they are responsible for a certain change in the behavior of the human beings. Now, what are those 4 unique characteristics which human beings have? According to Bandura, they are symbolizing capacity, self-regulatory capacity, self-reflexive capacity, and vicarious capacities. Now, by symbolizing capacity, what we understand is that human being has the ability of symbolizing things or of creating symbols so that a shared meaning can be made. Now what it means is कि इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो वो कुछ इस किस्म के सिंबल्स बना ले कि उन सिंबल्स को के जो माने हों वो उस ग्रुप या उस कम्युनिटी के लिए एक ही हों। यानी कि उनका एक ह्यूमन बीइंग में ये कैपेसिटी है या ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों को या कॉन्सेप्ट्स को ऐसे सिंबल्स दे दे और जब वो सिंबल्स को वो इस्तेमाल करे तो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको एक ही तरह से समझें। इसकी जो एबिलिटी है इसको आप इस तरह से ले लें जैसे कि लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, जैसे ABCD है या जो उर्दू में अलिफ बे पे है, ये एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है कि they have been able to develop such symbols which has a certain sound. जैसे अलिफ या बे या ABCD के जो साउंड्स हैं वो उसको को साउंड्स किसने दी? वो ह्यूमन बीइंग्स ने दी आपस में एक कॉमनैलिटी क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा फिर आगे हम इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो डिफरेंट चीज़ों के नाम दिए गए और वो नाम जो हैं वो भी एक आर्बिट्ररी हैं, यानी वो भी लोगों ने अपनी एक मखसूस ग्रुप में ये सोचा कि अगर हम इस चीज़ को ये नाम देंगे तो हमारे जहन में ये चीज़ आएगी। जैसे कि द वर्ड कैट। अब कैट का जो लफ्ज़ है ये एक बेसिकली CAT कैट जो है वो खुद से तो कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि अगर हम कैट बोलेंगे तो इसका मतलब है कि वो 4-legged एनिमल जो कि आम घरों में हम देखते हैं। इसी तरह बिल्ली जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों ने बिल्ली का लफ्ज़ चुन लिया और बिल्ली का जो लफ्ज़ है बेसिकली एक सिंबल है। एज सच दिस वर्ड is on its own nothing. The people of that community have decided that we are going to call a particular thing this particular thing, so they have decided that they are going to have this symbol for this particular thing. So basically जो हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक प्रोसेस, इसका मतलब भी यही है कि लैंग्वेज जो है वो खुद से जो है उसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि जो लोग उसको मानी देते हैं वही उसके मानी होते हैं। और इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो चीज़ों को नाम दे सकती है या उनको सिंबल दे सकती है। और ये सिंबल देने का जो सलाहियत है वो इंसान में ऐसी है कि वो उसको बदल भी सकता है। जैसे कि एक कम्युनिटी ने डिसाइड किया है कि इस जानवर को वो बिल्ली कहेंगे और फिर यही कम्युनिटी डिसाइड कर ले कि हम इस जानवर को बिल्ली नहीं कहेंगे, हम इसको गाय कहेंगे। I mean, this sounds very outrageous, but the thing is that the word guy itself or the word billy itself has no meaning. They are only symbols, and these symbols are created by human beings. Why are they created? This is something that you need to look into. These symbols are created so that we can represent certain objects or thoughts or ideas. And this particular thing facilitates the communication process. यानी ये symbols जो create किए गए हैं वो किस लिए किए गए, ताकि हम अगर किसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं या किसी ख्याल के बारे में बात करना चाह रहे हैं
तो हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज हों जिसके ज़रिए हम दूसरे को वो ख़यालात मुंतकिल कर सकें, या जो हम कहना चाह रहे हैं वो हम दूसरे को समझा सकें। इसके अलावा इन सिंबल्स का जो एक और बड़ा फ़ायदा है वो ये होता है कि आप इन सिंबल्स के ज़रिए ख़ुद भी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं भी लफ्ज़ बोलूँ घड़ी, तो आपके जहन में खुद ब खुद ही एक चीज़ आ जाएगी कि घड़ी का क्या मतलब है, जिस चीज़ से वक्त देखा जाता है। तो these symbols also help us in understanding of the things, and with the help of these symbols you are also able to store things. यानी कि जब ये symbols हमारे पास आए तो फिर हम इसको मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, इन सिंबल्स के ज़रिए हम इनको लिख के भी स्टोर कर सकते हैं, और इन सिंबल्स के ज़रिए जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या जो हमारे तजुर्बात हैं हम उनको भी लिख सकते हैं, और फिर इस तरह से ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस या जो तजुर्बात हैं उनको हम दूसरी जनरेशन में मुंतकिल भी कर सकते हैं। सिंबल्स जो हैं, जब हम इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली इट आल्सो हेल्प्स अस इन आवर फ्यूचर एक्शंस। यानी जो मेरा तजुर्बा है उसको मैं एक सिंबल्स के ज़रिए से लिख लेती हूँ, या उनको मैं बोल के आपके सामने इजहार करती हूँ, और फिर जो दूसरे आने वाले हैं वो उस लिखाई से या जो उन्होंने सुना है उससे वो सीखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की जो ये कैपेसिटी है कि वो सिंबल्स के ज़रिए कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे में मुंतकिल कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है। दिस इज़ समथिंग that is very unique in human beings, the ability of man to name things, to symbolize things, and through that symbolic process he communicates things. The other capacity of the human beings, which is pointed out by Bandora, is self-regulatory capacity. Now, self-regulatory capacity basically includes the concepts of motivation and evaluation. Now, people have the ability to motivate themselves to achieve certain goals. They tend to evaluate their own behavior and respond accordingly. In this way, behavior is self-directed and self-regulated. यानी कि इंसान में ये भी सलाहियत है कि वो अपने गोल्स जो है वो खुद बनाए, और फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए मोटिवेशन उसके पास आती है, और फिर in the process of attaining those goals he also goes through checking himself. यानी वो अपने आप को चेक भी कर सकता है कि अपने बिहेवियर को वो चेक कर सकता है कि क्या मैं ये जो गोल अचीव करना चाह रहा हूँ वो मैं इस बिहेवियर के साथ अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और फिर उसको मालूम होता है कि हाँ मैं इस बिहेवियर से कर सकता हूँ, और अगर उसको तो फिर वो उसको कंटिन्यू करता है, और अगर वो ये समझता है कि मैं इस बिहेवियर से इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता तो वो उसको नहीं करता। सो देयर इज़ दिस सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग व्हिच हेल्प्स हिम अचीविंग अ सर्टेन गोल। सो दिस checking of self-checking of human beings in trying to achieve their goals is again a unique ability of human being. यानी वो ट्रायल एंड एरर के साथ जो इंसान अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है या सेल्फ डायरेक्ट करता है, that is also a unique quality of human beings. The third characteristic of human beings which was pointed out by Bandora was the self-reflexive capacity. Now, this capacity involves the process of thought verification. It is the ability of a person to perform a self-check to make sure his or her thinking is correct. Now, what it means basically is कि इंसान के अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्सिव कैपेसिटी भी होती है, और सेल्फ रिफ्लेक्सिव कैपेसिटी का होता है कि बेसिकली सेल्फ थॉट का प्रोसेस भी होता है कि वो जब कोई अमल करने से पहले जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेता है कि क्या वो कर सकता है या वो नहीं कर सकता, या उसको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो उसमें ये सलाहियत होती है कि अगर उस किस्म का जो अमल अगर वो कहीं और किसी और को करते हुए देखता है तो वो उसको अपने माइंड में जज करता है कि उस अमल को अगर वो खुद करेगा तो उसका क्या असर होगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्सिव कैपेसिटी इन अ ह्यूमन बीइंग, एंड इट्स कॉल्ड काइंड ऑफ अ सेल्फ चेक इन द ह्यूमन बीइंग। एंड बंडोरा पॉइंटेड आउट 4 सेल्फ रिफ्लेक्सिव मोड्स।
And what are those 4 self-reflexive modes? Number 1 is inactive, number 2 is vicarious, number 3 is persuasive, and number 4 is logical mode. What is meant by inactive is, the inactive mode is, in the inactive mode, a person assesses the agreement between thoughts and the results of actions. And inactive mode ये है कि इंसान जो है वो अपने अमल और अपनी सोच को आपस में मुताबिकत सोच सकता है. जैसे कि कोई शख्स हो, वो समझता हो कि जी मैं बहुत अच्छी हाई जंप्स कर सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छी लॉन्ग जंप्स कर सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छी रेस में मैं बड़ा अच्छा एथलीट हो सकता हूँ. ये उसकी एक सोच है. He goes to a place where he tries this particular thing, और वो वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ पे वो लॉन्ग जंप करता है या हाई जंप करता है, और फिर वो उस एक्शन से वो असेस करता है कि वो क्या हाई जंप कर सकता है या वो हाई जंप नहीं कर सकता है. और हो सकता है कि उसने हाई जंप करने की कोशिश की हो और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और जो उसका कोच है वो भी उसको कहता है कि ऑल्दो आपको शौक तो है लेकिन आप जो है वो हाई जंप नहीं कर सकते. तो वो अपने एक्शन को और जो अपनी सोच है उसको आपस में रिलेट करेगा और फिर वो डिसीजन लेगा, और फिर जब उसको ये नज़र आएगा कि हाँ वो ये नहीं कर सकता है, तो ही विल टेक द डिसीजन ऑफ नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस एबिलिटी मैन हैज़ where a man can corroborate his action with his thought and then take a decision. And this particular mode is known as inactive. Second mode of self-reflective capacity is vicarious mode. Now, vicarious mode is, in vicarious mode, observation of another's experience and the outcome of those experiences serve to confirm or refute the veracity of thoughts. Vicarious mode is a very interesting concept. इसमें इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि इंसान में ये सलाहियत होती है कि वो जब कोई चीज़ देखे या वो जब किसी को कुछ ख़ास अमल करते हुए देखे तो वो उससे सीखे. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो जब तक उसके ऊपर ख़ुद बीतेगी तो वो सीखेगा, बल्कि वो किसी और को करते हुए देखेगा तो उससे भी वो सीख सकता है. तो it's not that he is going to only learn from his own experiences or from his own actions. He can also learn from the experiences of others. And when he learns from other people's experiences, it is quite possible that what he thinks is right and what he thinks is happening might not be so. So he might completely change his behavior, because when he sees another person doing something which probably he has never done, but he is going to learn from the other person's action. यानी कि एक शख्स जो है वो दूसरे आदमी के किसी काम के करने से कुछ चीज़ सीखता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहे कि जी मैं जब तक मुझ पर खुद पे नहीं बीतेगी मैं उस बात को नहीं सीखूंगा. हमारे यहाँ we can take the example of these programs on the television कि अक्सर लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें कि कुछ लोगों को इस तरह से दिखाया जा रहा होता है जो कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ऐसे हो सकता है. जैसे कि सपोजिंग कोई खातून हो एक माशरे में जिसमें कि एक औरत जो बड़ी सबमिसिव हो और बहुत ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, और वहाँ पे उसके जहन में ये तस्वुर हो कि जी जो ख़वातीन हैं वो हमेशा सबमिसिव ही रहती हैं और वो कभी भी असर्टिव नहीं होती हैं या वो कभी भी अग्रेसिव नहीं होती. लेकिन somehow the other she has a chance of watching a certain program on television, maybe a program of some female warrior, like there's this program that was quite popular, Zina. Now, Zina was a female warrior, and now this female warrior is a very strong woman who fights the men and who is very courageous, and this woman gets a shock. The women can also fight. They can challenge the men. So what is happening here is her concept that women are inferior is now going to do away, or she's going to unlearn that thing and she's going to relearn this thing. Women can be bold, women can be courageous, women can be warriors. So this is the vicarious mode where a person learns from other person's behavior.
And when he is learning from other person's behavior, it is quite possible that whatever he knows previously is completely unlearned. और यानी कि इसका मतलब ये है कि जो वो नई चीज़ दूसरों को करते हुए देखता है तो वो उसके लिए इतना ऐसी लर्निंग एक्सपीरियंस हो कि जो उसके जहन में जो बात हो वो बिल्कुल इरेज हो जाए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तीसरा जो सेल्फ रिफ्लेक्सिव मोड है वो परसुएसिव मोड है। कि ह्यूमन बीइंग में ये भी कैपेसिटी है कि वो परसुएड हो सकता है। परसुएड की जो सबसे जो ग्लेयरिंग एग्जांपल है वो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स की है कि किस तरह से एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोगों को परसुएड करता है कोई ऐसी चीज़ लेने के लिए जिसका कि उसने पहले कभी सोचा ही नहीं होता। बाद दफ़ा उसको वो कोई ऐसा चीज़ खरीदने के लिए कहता है कि जिसके बारे में उसने सोचा होता है कि वो बहुत महंगा होगा या वो चीज़ बिल्कुल मेरी आउट ऑफ रीच है, लेकिन through advertisements that person is convinced कि yes that thing should be used। इसी तरह लोग ब्रांड्स जो बदलते हैं, जैसे कि आप सपोजिंग आप एक साबुन इस्तेमाल कर रही हो और या कर रहे हो और फिर कोई इतना परसुएसिव ऐड आए जो कि आपको ये कन्विंस करते कि जी आपको ये इस ब्रांड की साबुन नहीं लेनी चाहिए बल्कि दूसरे ब्रांड की साबुन लेनी चाहिए। तो जो इंसान के अंदर ये भी सलाहियत है कि वो दूसरे को परसुएड कर सकता है और दूसरा इंसान परसुएड हो सकता है। और इसमें जो है जिस परसुएशन के अंदर वो इस तरह से कन्विंस होता है कि डिस्पाइट द अपेरेंट समटाइम्स नेगेटिविटीज दे आर स्टिल रेडी टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। लाइक इफ यू आर आस्क्ड टू change the brand of your soap, maybe it is more expensive, but the way it is presented to you, the way you're persuaded to buy that thing is that you tend to ignore the higher price of that particular brand. So persuasive mode जो है वो हमें भी नज़र आता है सेल्फ रिफ्लेक्सिव कैपेसिटी के अंदर। और जो फोर्थ मोड है वो है लॉजिकल मोड। लॉजिकल मोड ये है कि इंसान के पास जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको वो सामने रख कर एक नई डिसीजन लेता है या उससे एक लॉजिकल एक कंक्लूजन निकाल कर एक डिसीजन लेता है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि लॉजिकल मोड इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन बाय विच प्रीवियसली एक्वायर्ड रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। यानी कि लॉजिकल मोड में ये है कि हो सकता है कि इंसान किसी एक चीज़ के बारे में कन्विंस है और कन्विंस हो जाता है, जो कि परसुएसिव मोड में हमने किया था। और जब उसमें कन्विंस हो जाता है तो फिर उसके बाद उससे एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालता है या लॉजिकल एक इन्फ्रेंस निकालता है और एक फर्दर डिसीजन लेता है। सपोजिंग मैंने भी जैसे आपको एग्जांपल दी साबुन की और मैंने कहा कि किस तरह से परसुएसिव मोड के अंदर अ पर्सन इज आस्क्ड टू चेंज द ब्रांड ऑफ हिज सोप। Now once when he changes the brand of his soap, which could be slightly more expensive than the one that he was using, maybe then he would think that this brand is a good brand, so I should buy other products of this brand. यानी कि इस कंपनी की जो चीज़ें हैं चाहे महंगी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि ये साबुन अच्छी है तो इसलिए इस कंपनी के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो उसने एक लॉजिकल एक इन्फ्रेंस निकाला। तो इंसान के अंदर ये भी सलाहियत है कि जो उसकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है या एग्जिस्टिंग जो उसकी नॉलेज है उसको सामने रख कर वो एक फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन ले। फोर्थ कैपेसिटी जो बंडोरा ने बताई जो कि ह्यूमन बींग्स को डिस्टिंक्ट करती है फ्रॉम अदर बींग्स इज द वाइकेरियस कैपेसिटी। वाइकेरियस कैपेसिटी का मतलब यही है कि दिस इज द एबिलिटी टू लर्न विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इट एम्फसाइजेज द पोटेंशियल सोशल इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया फॉर बेटर और फॉर वर्स। यानी वाइकेरियस कैपेसिटी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगेन जो हमने पहले भी पढ़ा था उसकी ही थोड़ी सी एक्सटेंशन है कि इंसान जो है वो खुद से उसका उस चीज़ पे तजुर्बा ना हो लेकिन वो दूसरे के तजुर्बे से सीखे। इसकी एग्जांपल हम किताबों में भी देखते हैं कि जब हम बच्चों को किताबें पढ़ा रहे होते हैं या कोई कहानियाँ पढ़ा रहे होते हैं, कहानियाँ सुना रहे होते हैं तो हम बताते हैं उनको कि देखो इस बच्चे ने झूठ बोला तो उसका क्या नुकसान हुआ, या इस बच्चे ने सच बोला तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, या बच्चे बहादुर था तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो ऑल्दो जो जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उस बच्चे का खुद का तो उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज़ दैट वी आर मेकिंग हिम लर्न थ्रू अदर्स एक्सपीरियंस एंड दिस कैन बी इसको हम कहते हैं कि बेनिफिशियल रीडिंग हम इसको कहते हैं। इसी तरह बेनिफिशियल वॉचिंग टेलीविज़न भी हो सकता है कि टीवी के अंदर कुछ इस किस्म की बातें आएँ
जिससे कि कोई अच्छी बात हम सीख सकें। जैसे कि कोई टीवी में कोई ड्रामा हो रहा हो जिसमें कि कोई बच्चा जो है या कोई कैरेक्टर जो है वो सच बोल रहा है या वो सच्चाई का साथ दे रहा है, तो फिर एंड में उसके लिए कितना रिवॉर्डिंग होता है, चाहे उसको दरमियान में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो अब हुआ ये कि जो देखने वाला है उसका तो वो तजुर्बा नहीं है, लेकिन जब उसने उस चीज़ को देखा तो उसने उस चीज़ से सीखा कि हाँ, अगर मैं भी सच बोलूँगा तो मुझे भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली इसका फ़ायदा होगा। दिस इज़ कॉल्ड अ प्रो सोशल बिहेवियर विच इज़ क्वाइट पॉसिबल फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। इसी तरह इसका एक नेगेटिव साइड भी हो सकती है। इसकी नेगेटिव साइड ये हो सकती है कि कोई टेलीविज़न पे आप कोई ऐसी या आप कोई किताब में कोई ऐसी चीज़ पढ़ें जिसका कि आपका खुद का तो कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन उसमें आपको वो बात पता लगी या आपने वो बात देखी जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और आपने उससे भी सीख सकते हैं। जैसे कि probably you are very angry from some person but you don't know how to take out your anger, and you're watching a television or you're reading a book in which you are given an idea how to negatively show your anger. Maybe in the book, maybe if you're reading a mystery book or a murder की कोई किताब पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें maybe you'll get an idea how to kill somebody. I mean, that's a very drastic thing, that's a very drastic example that I'm giving you. But I'm just wanting to make a point that it is quite possible that through books or through media or through television, you might come across such experiences which you yourself have not experienced and which might give you a cue or an idea, and you might adopt that thing or you might be influenced by that particular thing. So this is the other ability of capacity of the man, the vicarious capacity, which means that human beings learn from other people's experiences. I hope you are clear about these 4 particular capacities of human beings. Now, when we've done this, now what we need to understand is another concept, that is the observational learning and modeling. These concepts can only be understood when we are clear about the ones that we have just discussed before. Now, what we mean by observational learning and modeling is that social learning and social cognitive theories place much emphasis on the concept of observational learning. A person observes other people's actions and the consequences of those actions and learns from what has been observed. The learned behavior can then be reenacted by the observer. So modeling is the phenomenon of behavior in which the reenactment is done. So modeling is the acquisition of behaviors through observation. इसका मतलब ये होता है कि मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट उसमें ये है कि जब आप किसी और के बिहेवियर से सीखें, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरह से हम जो इंसान की जो वाइकेरियस कैपेसिटी है वो इंसान को ये एबिलिटी देती है कि वो दूसरों के बिहेवियर से कैसे सीख सकता है, और जब वो दूसरों के बिहेवियर से सीखता है और फिर उसके बाद उसमें रीइंफोर्समेंट हो जाती है तो उसकी जो लर्निंग है वो और कंसोलिडेट हो जाती है। और वो जो दूसरों के बिहेवियर से जो है वो कब सीख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हर चीज़ आप जो देखें जो हर एक को करते हुए उससे हम कुछ ना कुछ सीखें। यानी इट्स नॉट ऑलवेज दैट ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स बिहेवियर. It is only when certain components are fulfilled or certain factors are fulfilled, then only one learns from others' behavior. यानी कि हर रोज़ हर शख्स दूसरे शख्स को कुछ ना कुछ करते हुए देखता है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर शख्स जो है वो हर दूसरे शख्स ने जो अमल किया है उससे कुछ ना कुछ सीखे. उस दूसरे शख्स के अमल से कुछ सीखने के लिए भी 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं या 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. अगर वो 4 चीज़ें मौजूद होंगी तो तभी वो दूसरे के बिहेवियर से कुछ चीज़ सीखेगा. तो अकॉर्डिंग टू बंडोरा द 4 components which are involved in trying to model another person's behavior are attention, retention, motor reproduction and motivation. Let's look at these 4 components one by one. The first component is attention. यानी अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे के बिहेवियर से कुछ सीखना है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि ही हैज़ टू पे अटेंशन. उसको उस पर तवज्जो देनी है. और क्योंकि अगर वो तवज्जो नहीं देगा तो वो उस चीज़ को एक्यूरेटली नहीं समझ सकता है और फिर उसको बाद में उसको इम्यूलेट भी नहीं कर सकता है.
यानी अटेंशन से मुराद हम इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, सपोजिंग एक बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलना चाह रहा है, तो वो कोच के पास जाता है, तो पहले जो है वो कोच उसको कुछ चीज़ों के बारे में गाइड करता है, उसको क्रिकेट के बारे में बताता है, किस तरह से बैट पकड़ते हैं, किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से विकेट के सामने जो है आपने उस विकेट को रोकना है, किस तरह से आपने हैंड मूवमेंट करनी है. और दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन by the coach to the boy who's wanting to learn cricket. Now, this boy cannot learn unless and until he is paying attention. If he is paying attention, then only he can learn. What I mean by attention is that he is listening. I hope you know the difference between listening and hearing. This is an important, this is an interesting difference between the two. You see, you hear so many things, but when you're not paying attention to that, that is hearing. But when you're paying attention to what you're hearing is listening. And the first step in learning anything is when you are listening, when you're paying attention. जैसे आपकी क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा होता है, and if you're paying attention, then only you can understand the thing, then only you can understand the thing more correctly. But if you are not paying attention and if you are thinking of something else, maybe physically you are present and mentally you are not, maybe if you are drawing something or writing something or chatting with your class fellow, so you are not paying attention, and so if you're not paying attention, you will definitely not be learning. The second thing after attention is, which affects your modeling behavior, is the retention. यानी कि एक दफ़ा जब आपने कोई चीज़ attentively सुन ली, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने उसको रिटेन करना है, आपने उसको याद करना है. तो मॉडल बिहेवियर मस्ट बी रिमेंबर्ड और रिटेन्ड इन ऑर्डर टू बी यूज्ड अगेन. द परमानेंट मेमोरी स्टोर्स द इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस दैट सब्सिक्वेंटली कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्शंस. यानी एक दफ़ा जब आपने कोई चीज़ गौर से सुन ली, तो उसके बाद अगर हमने मॉडलिंग बिहेवियर को लेके आना है, तो वो हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमें वो चीज़ याद रहे. यानी कि सपोजिंग जो अभी हमने पहले एग्जांपल दी कि जब वो बच्चा जो है वो कोच से उसने इंस्ट्रक्शंस को सुना और फिर सुनने के बाद अगर उसको वो चीज़ याद रही, तो फिर वो मॉडलिंग बिहेवियर हो सकता है. और अगर उस चीज़ को वो उस शख्स को या उस बच्चे को वो बात याद नहीं रहेगी, तो वो उसका मॉडलिंग बिहेवियर नहीं हो सकता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वंस व्हेन द थिंग इज़ लिसन्ड, or once when you paid attention to a thing, it should also be retained. और वो रिटेन क्या होता है कि आपकी मेमोरी सेल्स में इस तरह से हो कि जब भी आपने उसको रिप्रोड्यूस करना हो, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकें. ये ना हो कि आपने सुन तो ली ये बात, लेकिन जब आपको ने कहा बात भी बड़ी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन जब आपको कहा जाए कि जी अब आपने क्या बात सुनी, तो उस वक्त आपको कोई बात याद ना रहे. तो जब कोई बात याद नहीं रहेगी तो मॉडलिंग बिहेवियर भी नहीं हो सकता है. थर्ड मोड है वो है मोटर रिप्रोडक्शन का. मोटर रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने बात को सुन भी लिया, आपने बात को रिटेन भी कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ द थिंग, हाउ गुड यू आर एट इट. नाउ इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट इनिशियली व्हेन यू डू समथिंग यू आर स्लो एट इट, बट ग्रेजुअली यू इम्प्रूव, and maybe you start something initially and gradually you find out that you cannot improve and it is not your cup of tea. तो जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जो भी हमने ली कि बच्चा जो है उसने पहले कोच से क्रिकेट की इंस्ट्रक्शंस गौर से सुनी, फिर उसने उनको रिटेन किया. अब बारी आई है उसको प्रोड्यूस करने की, उसको अमली जामा पहुंचाने के लिए. अब वो उसके लिए इट डिपेंड्स के हाउ क्विक द चाइल्ड इज. मे बी his IQ level is such or his intelligence level is such or his ability to do that thing is not very good. So he is unable to do that particular thing that he has heard and that he has paid attention to and that he has retained. So it can vary from person to person, and maybe somebody would, for some boys it would take longer time to learn that particular cricket, and for some people it would take lesser time to learn this game, that is cricket. So मॉडलिंग बिहेवियर के अंदर जो थर्ड फैक्टर है वो मोटर रिप्रोडक्शन का भी है कि किस स्पीच के साथ या किस लेंथ ऑफ टाइम के साथ आपने जो भी चीज़ आपने सुनी है और उसको जिसको कि आपने अटेंशन दी है वो आप किस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. चौथी चीज़ जो मॉडलिंग बिहेवियर के अंदर आती है वो है मोटिवेशन.
यानी ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो आप दूसरों के अमल से सीखना चाह रहे हैं उसके लिए उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, उसके पीछे क्या ड्राइव है. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यू हैव गॉन टू द कोच टू लर्न द क्रिकेट because your father has asked you to do it and maybe you yourself are not interested in it. So if that motivation behind learning from other people's behavior is not strong enough, it is quite possible that you will not model other person's behavior or this modeling behavior will be affected. According to Bandura, there are three factors that are responsible for this motivation mode. Now, what are those things? One is positive outcomes through direct performance of the behavior. यानी कि एक जो सिचुएशन या एक जो इंसेंटिव हो सकता है इंसान के मॉडलिंग बिहेवियर में, वो ये हो सकता है कि जब इंसान दूसरे के अमल को देखकर खुद जब वो अमल करे और उसके ऊपर उसको कोई स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव मिले या उसको एक बड़ा strong reward मिले. Supposing this child who has learned this cricket and he comes home and performs and he's really appreciated by his parents and his class fellows and everybody says, yes, you've done a good job. So what has happened is that he is given a very strong incentive and there is a strong drive and there is a strong motivation. So naturally, if this is so, then what will happen that he will carry on with that modeling behavior. Second incentive could be, or the second motivational factor can be when he observes from another person's behavior कि when that person did the same thing, how well he was rewarded. Like cricket heroes, उनको कितने ज़्यादा reward मिलते हैं, कितने उनको पैसे मिल रहे हैं या कितनी उनकी appreciation हो रही है, तो फिर वो भी एक incentive या वो भी एक motivation बन सकता है उस बच्चे के लिए कि वो क्रिकेट को सीखे या एक मॉडलिंग बिहेवियर को अपनाए, मॉडलिंग बिहेवियर करे. तो दिस द सेकंड फैक्टर दैट is responsible for motivation is when you see others getting reward for a particular behavior. So you have this desire if he is getting it such a good reward for this, so maybe if I will do it, I will also get it. The third thing is that your personal values are also the standard of behavior. यानी कि अगर कोई चीज़ आप अपनाना चाह रहे हैं या कोई चीज़ आप लोगों का बिहेवियर देखते हैं और फिर आप उस बिहेवियर को अपने पर्सनल वैल्यूज़ के साथ कंट्रास्ट करते हैं, अगर वो बिहेवियर इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विथ योर पर्सनल वैल्यूज़ or your personal experience, so then you will not adopt that modeling behavior or you will not do modeling of that particular behavior. But if the behavior that you witness is very close to your personal values or your belief system, then you are quite liable to model that behavior. Supposing आपने किसी ने ये टेलीविज़न पे कोई मारधाड़ का कोई प्रोग्राम देखा, सपोजिंग पावर रेंजर्स का प्रोग्राम किसी बच्चे ने देखा. पावर रेंजर्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें दे बेसिकली फाइटिंग इविल फोर्सेस, उसमें वो दे यूज लॉट्स ऑफ किक्स एंड लॉट्स ऑफ अदर वेज ऑफ फाइटिंग. नाउ व्हाट हैपेंस इज के यू हैव सीन दिस थिंग एंड देन यू आल्सो सी that in your own house or in your school a child has kicked another child, and when the child has kicked the other child has bled या उसकी नाक पे से चोट लगी है या कोई ज़ख्मी वैसा हो गया और आपको वो देख के बहुत बुरा लगा. यानी एक आपकी ये वैल्यू बन गई कि जब कोई किसी को मारता है तो कोई चोट लगती है या कोई इंजरी होती है और खून निकलता है. अब आप वो चीज़ जो है जब टेलीविज़न पे देखते हैं और उसमें जो है ये पावर रेंजर्स जो हैं वो दूसरों को मार रहे हैं या किक कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपके जो पर्सनल वैल्यू या जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे कॉन्फ्लिक्ट में है. तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट में होगी तो फिर आप वो मॉडलिंग बिहेवियर नहीं करेंगे, यानी कि आपकी वो मोटिवेशन नहीं होगी उस काम को करने के लिए. लेकिन अगर ये हो कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो किसी अमल की वजह से और फिर आप वही अमल जो है वो आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं, तो फिर आप उस बिहेवियर को जल्दी अपनाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ योर पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज़ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ योर पर्सनल वैल्यू सिस्टम.
So the three things that we have done when it comes to the motivation is, one is that you get reward for something that you have done, then you will adopt to modeling behavior. Second is, if you have observed somebody else getting reward for that particular behavior, that also can be an incentive for you. And third is, when something is in conflict with your value system, or something is in conflict with your value system, then you would not have the drive to follow that other person's behavior or to have the modeling behavior. But if something is not in conflict with your value system, then you probably would have a stronger incentive to follow that particular thing. इसी के साथ एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट मॉडलिंग का. एब्स्ट्रैक्ट मॉडलिंग ये है कि एक दफ़ा जब इंसान किसी के बिहेवियर से कोई चीज़ सीख लेता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ उसने किसी के बिहेवियर से सीखी है वो आने वाली हर सिचुएशंस के लिए उसके लिए काफ़ी हो. ये हो सकता है कि वो चीज़ जो उसने किसी और के बिहेवियर से सीखी है वो उसको गाइड करे अपनी किसी जो नई सिचुएशन है उसमें उसका क्या अमल होना चाहिए उसके लिए. यानी एब्स्ट्रैक्ट मॉडलिंग टेक्स लर्निंग टू अ हायर लेवल देन mere mimicry of observed behavior and therefore offers many practical advantages. Let's look at the exact meaning of this abstract modeling, which is, in abstract modeling, rules of behavior learned in the past serve as a guide for new life situations. These rules often provide an abstract framework for decision making in new situations. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडलिंग में क्या है कि आपने जो किसी भी बिहेवियर से जो चीज़ सीखी है वो आपके पास स्टोर हो, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर नई सिचुएशंस के लिए आपके काम आए. हाँ, ये हो सकता है कि जो आपने लर्न बिहेवियर किया है वो आपको गाइड करे फॉर न्यू सिचुएशंस, फॉर मेकिंग न्यू डिसीशंस. एंड इट्स नॉट always possible that you are going to do exactly what you have seen in the previous thing. You are going to improvise on that particular thing. So when you improvise your modeling behavior in the light of the new situations that you come across, that is called abstract modeling. We can take this example. जैसे कि टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें कि कोई आपको खाने पीने की कोई तरकीब पता लग रही हो या कोई फूल बनाने की कोई तरकीब बता रहा. अब हमने जो उनका जो बिहेवियर है उससे एक खातून खाना जो वो सीखती हैं, देखती हैं और फिर वो उसको मॉडल करने की कोशिश करती हैं. लेकिन हो सकता है कि उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जो कि उस सिचुएशन से फ़र्क हो जो कि उन्होंने टेलीविज़न में देखा. तो वो क्या करें कि जो उन्होंने टेलीविज़न पे देखा है उस बिहेवियर को अपने लिए गाइड बना लें और जो उनके घर की सिचुएशन है उसके मुताबिक उसको ढाल लें. दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मॉडलिंग. सो व्हाट हैपन्स हियर इज कि द पर्सन इज बेसिकली गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम हिज प्रीवियस लर्नड एक्सपीरियंस टू कोप विद द न्यू सिचुएशंस. दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि a person is merely guided by the outcomes of his or own past experiences or the observed experiences of other people. So what we are trying to say here is that once the modeling behavior is adopted, it is not of permanent nature. It's not a fixed thing. A person is capable of re-examining his modeled behavior, and he is capable of reapplying his model behavior in the new situations. Abstract modeling जो है उसके बहुत ज़्यादा practical advantages भी होते हैं. वो ये होते हैं कि इससे इंसान की जो critical abilities हैं वो भी enhance होती हैं, उसकी communication skills भी enhance होती हैं, क्योंकि ये abstract modeling ही है जो कि इंसान के में ये सलाहियत पैदा करती है कि वो चीज़ों को improve कर सके. जैसे मैंने भी तो आपको खैर खाने की एग्जाम्पल दी, इसी तरह जैसे कि फ्लैश कार्ड की एग्जाम्पल्स हों कि सपोजिंग द मदर हैज़ सीन दैट इन अ सर्टन वे शी कैन टीच द चिल्ड्रन with the help of flash cards, but then she feels that the child needs an extra help. So what she does is she improvises on the flash card. She brings up new things in the flash card which she might not have learnt
or from the other person's behavior who was using those flashcards. So what is happening here is she is improvising on the behavior that she has learnt, and this is helping her in coping with the new situation. Effects of modeling जो है, जब हम उसको मीडिया के साथ रिलेट करते हैं तो हमें दो इफेक्ट्स नज़र आते हैं इसके. एक होता है इनहिबिटरी इफेक्ट और दूसरा होता है डिसइनहिबिटरी इफेक्ट. ये दोनों जो मेजर मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये जो दोनों बातें आती हैं, दिस ऑल्सो नीड्स टू बी looked into very carefully, and I would like you to pay proper attention to this also. One is, when I'm talking about inhibitory effects, तो मॉडलिंग बिहेवियर में जब इनहिबिटरी इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान कोई चीज़ कर रहा हो और फिर वो किसी के बिहेवियर को देखकर वो करने से रुक जाए. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इनहिबिटरी इफेक्ट्स. इट सेज inhibitory effects occur whenever new information or the observation of new behavior inhibits or restrains a person from acting in a previously learnt way. Inhibitory effects क्या है? Inhibitory effect ये है कि आपको कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन मिले या आप कोई ऐसी कोई नई चीज़ ऑब्जर्व करें किसी के बिहेवियर में, जिसकी वजह से जो आप कर रहे हो वो करने से आप रुक जाएं. यानी जो आपका जो लर्न बिहेवियर है किसी काम के करने का, आप उससे रुक जाएं बिकॉज आपको जो नई इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको इस चीज़ से रोकती है. सो इनहिबिटरी इफेक्ट्स अकर व्हेनेवर अ पर्सन रिफ्रेन्स फ्रॉम रिप्रेहेंसिबल कॉन्डक्ट फॉर फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. इसको हम इस तरह से ले सकते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट हो कि सपोजिंग कोई बच्चा या कोई शख्स जो है वो स्मोकिंग कर रहा हो और उसके बाद उसको पता लगता है कि उसकी जो अंकल है वो बहुत स्मोकिंग की वजह से उनको खुदा ना मतलब लंग कैंसर हो गया है और वो बहुत हो गए. अब क्या होता है कि जब इस इंफॉर्मेशन को या इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है कि वो जो बच्चा है या वो शख्स जो है वो इतना अफेक्ट होता है कि वो जो काम कर रहा है उसे इनहिबिट हो जाता है, यानी वो खुद स्मोकिंग करने से रुक जाता है. इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई अमल जो हम कर रहे हों वो हम किसी दूसरे के अमल को देखते हुए करने से रुक जाए. दिस इज कॉल्ड इनहिबिटरी इफेक्ट. Now the other effect that we need to understand is the disinhibitory effect. Now what we mean by disinhibitory effect is seeing a model rewarded for a prohibited or threatening behavior increase the likelihood that the observer will make that behavior. Disinhibitory effects lift previously learned internal restraints on certain behavior. Disinhibitory effect का मतलब ये है कि कोई शख्स जो है कोई काम नहीं कर रहा हो और फिर वो किसी और को वही काम करते हुए देखे तो वो जो अपना अमल है उसको करना, जो जिससे वो नहीं कर, जो काम वो नहीं कर रहा है उसको करना शुरू कर दे. यानी सपोजिंग लेट्स टेक द एग्जांपल, maybe there is a conservative family which does not allow the children to wear Western clothes. Now they are not doing something, and what happens is that they see in the magazines, in the newspapers, maybe in the television, that the people around them are wearing those clothes. So they are so impressed, or they model that behavior, and what they do is that they disinhibit what they were not doing, and they start doing something which the others are doing around them. You can even take the example of smoking. Maybe there is a child who is not smoking and his family does not allow him to smoke. But when he sees everybody around him smoking, what happens is that he disinhibits his previous action and he adopts a new action. So this is called disinhibitory effect in the modeling behavior. Now, before we proceed further, and because that needs a detailed discussion that how this inhibitory effect and disinhibitory effect is related to mass media, we will deal with the details of this modeling effect in the coming session. We will also deal with the priming effect, that what is the priming effect and how it affects affects the audience when they are watching or when they are exposed to media. Till then, Khuda Hafiz, and thank you very much.